हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर थर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनिट फर्स्ट में दो टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। पीडब्ल्यू एक्ट 1995 जिसे कहते हैं विकलांगता अधिकार, और आरटीई एक्ट 2009 जिसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार। इन दोनों टॉपिकों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू एक्ट, विकलांगता अधिनियम और नीतियाँ क्या हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आज। अगर आपको सही से दिख ना रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यू एक्ट 1995 को अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में नए वर्षों में विकलांगता क्षेत्र में किए गए विकास और संयुक्त राष्ट्र के तहत प्रतिबद्धताओं के प्रकाश में एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। पीडब्ल्यूडी जो एक्ट है उसको कैसे प्रस्तावित करने का प्रस्ताव क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें 1995 में जो अधिनियम लागू हुआ था उसके कार्यान्वयन के पश्चात जो कार्य करने के बाद अनुभव प्राप्त हुआ, अनुभव प्राप्त होने के बाद उसको नए वर्षों में विकलांगता क्षेत्र में जो विकास हुए थे, जो विकास किए गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत प्रतिबद्धताओं के प्रकाश में एक नए कानून को विस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे कि विकलांगता अधिनियम जो विकलांगता के अधिकार होते हैं उनको प्राप्त हो सके और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। इसलिए विकलांगता पीडब्ल्यू डी एक्ट प्रस्तावित करने का प्रस्ताव रखा गया। फिर उसके बाद समाज के सभी सदस्यों के पास समान मानवाधिकार हैं। जैसे आप लोगों के पास है समाज में रहने का अधिकार, भारत में रहने का, भारत का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त है। सामाजिक या संस्कृत हो, आप अपने हिसाब से अपना सकते हैं उस, यानी कि सबको एक समान, मतलब एक किसी ना किसी रूप से आपको अधिकार दिया गया है कि आपके पास ये अधिकार है, आप उस अधिकार का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। फिर उनमें नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला पॉइंट है बिना किसी भेदभाव के कानून के समतुल्यता। मतलब आप कोई भी विकलांग व्यक्ति हो जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसके लिए जो अधिकार जो कानून होते हैं वही कानून जो हैं विकलांगता व्यक्ति के साथ भी होने चाहिए। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आपके लिए कानून ये हैं और आपके लिए कानून ये हैं। इसमें कानून में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। कानून जो हो सबके लिए, सब व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए सामान्य हो। सेकंड पॉइंट है आपका जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा। इसमें जो है जीवन का अधिकार, मतलब आप अपने हिसाब से अपना जीवन को जी सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर आपको स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, मतलब अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी आपको अधिकार दिया गया है इसमें विकलांगता के दौर पर। फिर थर्ड पॉइंट है कानून और कानूनी क्षमता से पहले सामान्य मान्यता। जो हमारी कानून और कानूनी क्षमता है उनसे पहले सभी को समान रूप से माना जाए, फिर कानून और कानूनी क्षमता लागू की जाए। फिर है फोर्थ पॉइंट यातना से स्वतंत्रता। मतलब कोई विकलांग व्यक्ति है उसके साथ यातना नहीं करनी चाहिए, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए, उसको ताना नहीं मारना चाहिए कि आप विकलांग है, ये काम नहीं कर सकते, आप घर पर बैठे बैठे खाना खाते रहते हैं। ये इस प्रकार की यातनाएं उसको ना दी जाएं, यानी कि उस यातनाओं से वो स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति विकलांग, इसमें ये कहा गया है। फिर
पॉइंट है शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से स्वतंत्रता। जो विकलांग व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं कोई व्यक्ति, आप विकलांग व्यक्ति के ऊपर हिंसा नहीं कर सकते हैं, विकलांग व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। ये अधिकार जो है विकलांग व्यक्ति को दिए गए हैं। फिर आप शारीरिक और मानसिक अखंडता का सम्मान करने का अधिकार। जो व्यक्ति होता है विकलांग व्यक्ति, उसको अधिकार दिया गया है कि उसके जो जो सामने वाला व्यक्ति हो उसको शारीरिक और मानसिक अखंडता का सम्मान करने का अधिकार रखता है विकलांग व्यक्ति। उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सम्मान पाने का अधिकार है। फिर पॉइंट है आंदोलन की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता। मतलब वो विकलांग व्यक्ति चाहे आंदोलन कर सकता है या राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। फिर पॉइंट है समुदाय में रहने का अधिकार। मतलब किसी भी समुदाय में रह सकता है वो व्यक्ति। जो विकलांग व्यक्ति होता है एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में चला जाए, उसको ये स्वतंत्रता है कि किसी भी समुदाय में रहने का उसको अधिकार दिया गया है। फिर है अभिव्यक्ति और राय देने की स्वतंत्रता। मतलब जो व्यक्ति विकलांग व्यक्ति होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और दूसरों को दिशा निर्देश देने की स्वतंत्रता रखता है। फिर है शिक्षा का अधिकार। जो हमारा विकलांग व्यक्ति होता है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। फिर RTE एक्ट में हमको बताएंगे कि किस प्रकार सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें यहाँ पर विकलांग के बारे में विकलांगता अधिनियम क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है विकलांग व्यक्ति को दिया गया है, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है। फिर पॉइंट है आपका स्वास्थ्य का अधिकार। मतलब वो अपना इलाज कहीं भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप करा सकता है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। काम करने का अधिकार। मतलब जो विकलांग व्यक्ति है अगर उसका मन है काम करने का तो अपना काम कर सकता है, करने का उसको अधिकार दिया गया, लेकिन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती से आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जीवन के पर्याप्त मानक का अधिकार। जो जीवन के पर्याप्त मानक है, जीवन जीने के तरीके हैं उनको भी अधिकार दिया गया है, उनका भी अधिकार दिया गया है विकलांग व्यक्ति को कि आप किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी विकलांग व्यक्ति अपना भाग ले सकते हैं और अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट भाग लेने का अधिकार राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में। जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र होते हैं जहाँ सार्वजनिक जीवन में हो वहाँ भी विकलांग व्यक्ति अपना वो भाग ले सकते हैं और अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का अधिकार रखता है। फिर है अगला पॉइंट घर और परिवार के प्रति सम्मान। जो विकलांग व्यक्ति होता है अपने घर के प्रति और परिवार के प्रति सम्मान पाने का अधिकार रखता है। फिर गोपनीयता के प्रति सम्मान। जो विकलांग व्यक्ति होता है उसकी जो गोपनीय बातें होती हैं वो किसी को बताने का, अगर वो बताना चाह रहा है तो बताएगा, वरना उससे जोर जबरदस्ती से आप गोपनीय बातों को पूछ नहीं सकते हैं। फिर है अक्षमता अधिनियम 1995। आप कैसे पहचानेंगे कि विकलांग व्यक्ति है उसके बारे में अधिनियम में उपयोग की जाने वाली शर्तों की कानूनी परिभाषाएं दी गई हैं। विकलांगता का अर्थ है अंधकार। मतलब कोई अंधकार मीन्स क्या होता है, जब कोई सामने अंधकार है तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिल्कुल कोई दृष्टि आप नहीं दे सकते, आपके पास रोशनी नहीं है आँखों में, इसलिए आप विकलांगता के क्षेत्र में आएंगे। फिर है कम दृष्टि वाले। मतलब कुछ उपकरणों की सहायता से आप वस्तुओं को देख सकते हैं या कार्य निष्पादन कर सकते हैं तो आप अक्षमता अधिनियम 1995 के अंतर्गत आएंगे। फिर है थर्ड पॉइंट कुष्ठ रोग ठीक हो गया हो, यानी कि हाथों या पैरों में संवेदना का नुकसान और आँखों के ढक्कन में सनसनीखेज और पैरालिसिस का नुकसान, यानी कि आपको हाथ या पैर में पैरालिसिस हो गया हो या फिर हाथ पैर में संवेदना का नुकसान हो, मतलब आपके हाथ पैर काम ना करते हों तो आप अक्षमता अधिनियम 1995 के अंतर्गत आएंगे और जो विकलांगता के अधिकार हैं आपको प्राप्त किए जाएंगे।
फिर है अगला पॉइंट, श्रवण हानि, मतलब आप बातों को सुन नहीं पा रहे हैं या 60 डेसिबल या इससे अधिक का नुकसान आपको आप कानों में हो चुका है, आप किसी की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप विकलांगता के क्षेत्र में आएंगे या विकलांगता के अधिकार में आपको प्राप्त किए जाएंगे। फिर लोकोमीटर विकलांगता, हड्डी जोड़ों मांसपेशियों की विकलांगता जिससे अंग आंदोलनों या सेरेब्रम पल्सी के पर्याप्त प्रतिबंध हुए हों, यानी कि जो आपकी हड्डी हैं, जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं, आपकी टूट गई हैं, आपका पैर नहीं है, तो आप इसी इसी विकलांगता के अंतर्गत आएंगे। फिर है मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी में क्या होता है कि मानसिक मंदता के अलावा किसी भी मानसिक विकार, मतलब कि आपका दिमाग सही से काम ना करता हो, आप पागल की तरह घूमते हो, तो आप मानसिक मंदता बीमारी में आएंगे। मानसिक बीमारी में कई प्रकार की होती भी बीमारियाँ, वो आप बायोलॉजी के चैप्टर में देख सकते हैं। फिर आपका मानसिक मंदता मतलब गिरफ्तार या किसी व्यक्ति के दिमाग के अपूर्ण विकास की, मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है और जो व्यक्ति के दिमाग का जिस व्यक्ति का दिमाग जो है पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, इस स्थिति में अक्षमता वाले व्यक्ति को एक चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा उसको क्या दिया जाए, प्रमाणित किया जाए कि ये जो व्यक्ति है 40% से कम नहीं है, विकलांग 40% से कम नहीं। अगर 40% से कम होगा तो आप विकलांगता के क्षेत्र में विकलांगता के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर है विकलांगता अधिनियम के उद्देश्य क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है विकलांगता से ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष तक आयु तक एकीकृत विशेष स्कूलों में मुक्त शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। जो हमारा विकलांग व्यक्ति है, विकलांगता से ग्रस्त बच्चे हैं, उनको 18 वर्ष तक आयु तक जो एकीकृत स्कूल हैं या विशेष स्कूल हैं उसमें मुक्त शिक्षा पाने का अधिकार रखता है। ये PWD के उद्देश्य हैं। विकलांगता बच्चों को एकीकृत करने के लिए इन्हें समाज में पूर्ण भागीदारियों के अनुसार अवसर प्रदान करने चाहिए। जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र हैं या फिर जॉब हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनमें बच्चों को पूर्ण रूप से भागीदारी में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। फिर है थर्ड पॉइंट, ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें विकलांग व्यक्ति सभी के समान दर्जा प्राप्त हो, मतलब ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें विकलांग व्यक्ति भी समान व्यक्ति की तरह है अपना दर्जा प्राप्त कर सके। फिर अगला पॉइंट है फोर्थ, एक बाधा मुक्त मीन्स यह होता है कि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए या बाधा उत्पन्न ना हो, तो संबाधा मुक्त वातावरण बनाना चाहिए जिससे विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। फिर अगला पॉइंट, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, मतलब जो विकलांग व्यक्ति हो उसको समान व्यक्ति की तरह ही समान अधिकार मिले, समान रहने का अधिकार मिले, समान खाने का अधिकार मिले, समान स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मिले। फिर अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, यानी कि विकलांगता अधिनियम 1995 है, उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान कैसे करेंगे, विकलांगता की रोकथाम कैसे करेंगे और उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो व्यक्ति है विकलांग है। इसके लिए पहला पॉइंट, विकलांगता के होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम जांच और अनुसंधान किया जाए, मतलब जो विकलांग व्यक्ति है उसकी सर्वप्रथम जांच की जाए, फिर उसका अनुसंधान किया जाए, मतलब उसको किसी अनुसंधान में ले जाकर उसकी रोकथाम करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो किए जाएं। फिर अगला पॉइंट, विकलांगता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने, जो विकलांग व्यक्ति है जो विकलांगता है उसको रोकने के लिए जो भी विधियां जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो इस में करने चाहिए। फिर अगला पॉइंट थर्ड है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को इस काम में
सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनको इसके विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि विकलांगता को रोकने में सक्षम हो सकें। फिर है अगला पॉइंट, सभी बच्चों की जांच वर्ष में एक बार जोखिम वाले मामलों में की जाए। जो विकलांगता के क्षेत्र में अधिक जोखिम हो जाता है, अगर मान लीजिए कि कम सुनाई देता हो उसको, अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे वर्ष में मतलब एक वर्ष में एक बार उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, सूचना के लिए प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे और प्रायोजित किए जाएंगे। जो सूचना विकलांगता को रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार करना चाहिए और कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि विकलांगता को रोकने में महत्वपूर्ण हो। फिर है शिक्षा का, शिक्षा 18 वर्ष तक विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि जो 18 वर्ष तक जो विकलांग व्यक्ति होता है उसको शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि 18 वर्ष तक जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। फिर अगला, विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त परिवहन बाधाओं को दूर करना और परीक्षा प्रणाली में संशोधनों की पुनर्संरचना सुनिश्चित की जाए। जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनको परिवहन मतलब आने जाने के लिए उपयुक्त साधन हों, जो उनके जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए, और जो परीक्षा प्रणाली है उसको भी संशोधित करके विकलांग बच्चों के लिए सुनिश्चित की जाए। फिर अगला पॉइंट है, विकलांग बच्चों को किताबों, छात्रवृत्तियों, एक समान और अन्य शिक्षण सामग्री मुहैया कराने का अधिकार होगा। जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको किताबें जो सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उसको भी समान रूप से बालकों को दी जाए, और जो अन्य शिक्षण सामग्री हैं उनको भी सरलता से मुहैया कराने का अधिकार दिया जाता है इनको। फिर है अगला पॉइंट, विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। फिर अगला पॉइंट, शिक्षण परीक्षण संस्थान स्थापित किए। जो हमारे शिक्षण परीक्षण संस्थान हैं उनको उनके विकास में और उनको अधिक से अधिक स्थापित किया जाए, जिससे कि विकलांग बच्चे जो होते हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और मुफ्त शिक्षा मिल सके। फिर आते हैं रोजगार में, विकलांग बच्चों को रोजगार में कितना % अधिकार दिया गया है। रोजगार, सरकार द्वारा उन पदों की पहचान करेंगी जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाता है। सरकार हर वर्ष विकलांग बच्चों के लिए अलग से पद निकालती है, उनको आरक्षण दिया जाता है कि 3% से कम नहीं होंगी। मतलब जो वैकेंसी होती हैं उनमें से 3% निकाल कर विकलांग बच्चों के लिए वैकेंसी दी जाती हैं, जिनमें से 1% जो होता है अंधापन या कम दृष्टि बालकों विकलांगों में से प्रत्येक के लिए आरक्षित होगा। फिर सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय तथा गैर हस्तशिल्प के निर्माण के लिए ऐसी जगहों के पर्यावरण जहां विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय तथा गैर हस्तशिल्प के निर्माण के लिए, जो हमारी ये चीज़ जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा है या गैर हस्तशिल्प हैं, इनके निर्माण की ऐसी जगहों का पर्यावरण का चुनना चाहिए जहाँ पर विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। फिर आते हैं सामाजिक सुरक्षा में, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों का सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति सहायता दी जाए। जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास मतलब पुनः से रहने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सरकार मतलब रुपए पैसे से सहायता दी जाए। फिर आते हैं अगला पॉइंट, विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत हैं और कोई अन्य लाभदायक व्यवसाय नहीं पा सके हैं। ऐसे विकलांग में जो बेरोजगारी भत्ता जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जो विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत थे लेकिन वो अभी तक लाभदायक व्यवसाय नहीं पा सके हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
फिर सकारात्मक कार्य, विकलांग लोगों को एड्स यानी कि विज्ञापन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि उनको जानकारी होती रहे। फिर अगला पॉइंट, भूमि का आवंटन, विकलांग लोगों को घर के लिए रियायती दर पर दिया जाएगा। जो भूमि का आवंटन है, भूमि है उसका आवंटन जो विकलांग लोगों को घर के लिए दिया जाता है उनको रियायती दर पे जाएगी, मतलब उनको छूट दी जाएगी थोड़ी। फिर आते हैं RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार। शिक्षा जो है सभी को समान रूप से पाने का अधिकार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 86वें संशोधन जो 86वें 2002 संवैधानिक संशोधन के तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है अधिनियम 2009 वो 86वें में जो 2002 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार जो है सुनिश्चित किया गया था कि सभी लोग जो 18 वर्ष तक आयु के बच्चे हैं उनको मुक्त शिक्षा दी जाए। अधिनियम के द्वारा 21A जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाती है। संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। जो हमारा शिक्षा का अधिकार जो 2009 है वो संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में पारित किया गया। 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 9 अध्याय 7 अध्याय और 38 खंड थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी कि 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। जो 22 करोड़ बच्चे थे उनमें से 92 लाख बच्चे हैं यानी कि 4.6% निकालेंगे तो इतने बच्चे तो थे स्कूल नहीं जा पाते थे, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 करोड़ रुपए की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी, जिनमें से 25,000 जो करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देना होगा। जो 1.71 हजार करोड़ रुपए था उसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देना होता था। फिर उद्देश्य आता है शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य क्या है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा मिले। सेकंड पॉइंट है कोई भी स्कूल अगर बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से इनकार करता है या मना करता है तो अभिभावक स्कूल पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिकायत कर सकता है। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुक्त शिक्षा पाने का अधिकार मिले। और दूसरा पॉइंट है कि कोई भी स्कूल अगर बच्चों को शिक्षा देने से मना करता है तो अभिभावक स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट बच्चों की दंड देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। जो शिक्षक बच्चों को मारते थे या पीटते थे उन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर 4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान कर शिक्षित किया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं या कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं उनको मुक्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा और शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर अगला पॉइंट है 5th बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होगी। अगर बच्चों को मुक्त शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति
रुचि जागृत होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी शिक्षा प्राप्त करने की। 6 पॉइंट, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। जो हमारा RDE एक्ट है वो कहता है कि लड़कियों को की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, जिससे कि लड़कियां भी बालकों के समान हों शिक्षा के क्षेत्र में। 7, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचनी चाहिए। 8वां पॉइंट है, बच्चों को मुक्त पुस्तकें, वर्दी और स्कॉलरशिप प्रदान करना चाहिए। जो हमारे RTE एक्ट है 2009 वो कहता है, उसके उद्देश्य है कि बच्चों को मुक्त किताबें दी जाएं, वर्दी मीन्स यानी कि ड्रेस दी जाए, और स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाए। फिर RTE एक्ट 2009 के प्रावधान क्या हैं उसके बारे में जानते हैं डिटेल से। पहला पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे को उसके घर से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए। अगर इस दूरी में स्कूल नहीं उपलब्ध होते हैं तो उनके लिए हॉस्टल या आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। RTE एक्ट जो 2009 है उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रत्येक बच्चे को उससे घर से कम 1 किलोमीटर पर क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, और 3 किलोमीटर पर माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। अगर इससे अधिक दूरी होती है तो बच्चे को रहने, आने जाने या हॉस्टल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र, शिक्षक, अनुपात, कक्षाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय, पीने के लिए पानी की सुविधा, स्कूल कार्य दिवस की संख्या, शिक्षकों के कार्य के घंटे आदि से संबंधित मानक निर्धारित करना। प्रत्येक माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देते समय माता पिता से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेगा। साथ में किसी भी माता पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो RTE एक्ट है 2009 उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी बच्चे को अगर दाखिला दे रहे हैं तो उसे देते समय उससे इसके माता पिता से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेना चाहिए, और माता पिता का इंटरव्यू यानी कि उन बच्चे के माता पिता से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, किसी भी बच्चे को किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से दाखिला देने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो हमारा RTE एक्ट था इसमें कहा जाता है कि अगर बच्चे के पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो उसकी वजह से आप दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं, और बच्चे को प्रवेश परीक्षा भी देने के लिए नहीं कहेंगे। फिर अगला पॉइंट है, स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जो हमारे शिक्षक और बच्चे हैं उनका अनुपात सही होना चाहिए। विकलांग बच्चे भी समान बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज भी यही चलता आ रहा है कि किसी भी बच्चे को आप कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते। बच्चा भले ही लिखे या ना लिखे, भले ही गलत लिखे, आप उसको फेल नहीं कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, कोई भी शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधियों को नहीं चलाएगा। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका होती है अपनी वो जो निजी शिक्षण गतिविधियाँ होती हैं उनको नहीं चलाएगा। जो विद्यालय में गतिविधियाँ चल रही होती हैं उन्हीं को अपनाइए, चाहे वो गलत हो या फिर सही। फिर अगला पॉइंट, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना और राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो हमारे राज्य और केंद्र सरकार होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा, फ्री शिक्षा दी जाए। फिर आता है शिक्षा का अधिकार नियम 2009 की विशेषताएं। बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न के। पहला पॉइंट, भारत के 6 से 14 वर्ष तक आयु वाले वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने
की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता है और या फिर बोर्ड परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका भी एक पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र की को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर लेते हैं उनको भी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे कि बोर्ड के जो हाई स्कूल परीक्षा पास करते हैं तो उनको भी एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट दी जाती है। फिर अगला पॉइंट, एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश होनी चाहिए, मतलब जो एक निश्चित शिक्षक और छात्र का अनुपात हो बना रहे। फिर जम्मू व कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होना चाहिए। जो हमारा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, मतलब संपूर्ण देश में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में RTE एक्ट लागू हो सकता है। फिर अगला पॉइंट 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए कम से कम जो है 25% का आरक्षण दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट 7वां है कि शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार। जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें लगातार सुधार करते रहना चाहिए। 8वां पॉइंट है, स्कूल शिक्षा को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यवसाय डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। जो हमारे स्कूल शिक्षक हैं उनको 5 वर्ष के भीतर समुचित व्यवसाय डिग्री, मतलब जो डिग्री कर रहे होते हैं, व्यवसायिक डिग्री कर रहे होते हैं, उनको वो प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा अगर उनके पास व्यवसाय डिग्री नहीं होगी तो उनकी नौकरी खतरे में है। फिर 9वां पॉइंट, स्कूल का बुनियादी ढांचा जहां एक समस्या है 3 वर्षों में सुधारा जाए, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। स्कूल की जो बुनियादी ढांचा होता है उसको दुरुस्त होना चाहिए, मतलब मरम्मत होनी चाहिए और 3 वर्ष के भीतर सुधार कर लिया जाए, नहीं तो उसकी क्या होती, मान्यता रद्द हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वित्तीय बोझ सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के भीतर साझा किया जाए। जो हमारा वित्तीय बोझ जो पैसों वाला मामला है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ही साझा किया जाए, जिससे कि स्कॉलरशिप देने में भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो गाइज आज ये रहा RTE एक्ट और PWD एक्ट 1995। ये आपकी यूनिट ख़त्म होगी। इसमें एक टॉपिक था विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर, वो आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।